ओम शांति। ओम शांति। हम सब निराकार परमपिता परमात्मा के इस कार्य को संपन्नता की ओर ले जाने के लिए कहो अथवा जन जन तक संदेश देने के लिए एक अनोखे विषय को समझने के लिए एकत्रित हो गए हैं। और इसके लिए आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय राजू भाई जी, इनके दिन रात प्रयास चलते रहते हैं कि कैसे हम किसानों तक परमात्मा इस धरा पे आया है इसका संदेश पहुँचे। तो उनके अथक प्रयास से आज यहाँ ये ट्रेनिंग होने जा रहा है। और हम भी कभी सपने में भी सोचे नहीं थे कि मेरे जैसा एक साधारण किसान भगवान के कार्य में मदद कर सकता है। और उनके उस कार्य में मदद करने के लिए भी कोई न कोई को निमित्त बनना पड़ता है। अभी तो आप सभी समर्पित बहनें एकत्रित हो गए हैं, तो आपके अंदर वो ताकत है जो भगवान को भी आपका कहना मानना पड़ता है, परंतु हम अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। और उसी में से एक बहन हमारी आदरणीय मनीषा बहन जी जो इस सभा में पहुंची हुई है, पता नहीं परमात्मा ने उनको क्या टच किया था, परंतु 2002 में उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी। तब तक हम नाम मात्र के ब्रह्मा कुमार थे। बस सेंटर पे आना है, ध्यान में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा था, बाकी धारणाएँ और सेवाएँ इतना इंटरेस्ट नहीं था। हम परिवार में रहते हैं। जब यह यौगिक खेती का कंसेप्ट मिला तब कहाँ हमें योग की गहराई समझने का प्रयास किया, वो भी ठोक ठोक के मनीषा बहन ने हमसे करवा के लिया। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मेरा टॉपिक है योगी खेती का मॉडल कैसे बनाए। मॉडल बनाने के लिए कई सारे बातें हैं। अभी इन दुनिया में जितनी भी समस्याएं निर्माण होती जा रही है, उन सभी समस्या का समाधान एक किसान किस प्रकार से कर सकता है। क्योंकि आप सभी बाह्य बातों को देख रहे हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं। किसानों का सहयोग देने की बहुत अच्छी तरह से प्रयास हो रहा है। कभी सरकार सॉइल हेल्थ के बारे में अभियान निकालती है, कभी जल जन अभियान निकालती है और प्रकृति की रक्षा के बारे में कहो, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए भी सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं। तो बात सोचने की है कि कहाँ तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सब लोग पौधे लगा रहे हैं। पौधे लगा कहाँ रहे हैं और कितने सक्सेस है, कितने जीवित हो रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। जो भी है दुनिया में चल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा एक किसान इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है। कई सारी बीमारियां बढ़ रही है, इसके लिए भी नई नई दवाइयां निकलने का प्रयास हो रहा है। अनेक प्रकार के डॉक्टर आ रहे हैं, परंतु बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। और इन सभी बीमारियों को भी ठीक करने वाला एकमात्र डॉक्टर इस दुनिया में अभी आप पैदा करने जा रहे हो, जिसका नाम है किसान। वो सभी बीमारियों को जड़ से ठीक करने की दवाई निर्माण कर सकता है इस यौगिक खेती के पद्धति से। दुनिया में बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो जहरीला अन्न का सेवन करता जा रहा है। और इस अन्न को शुद्ध बनाने का काम आपके द्वारा किसानों के माध्यम से होने जा रहा है। परंतु अगर आप सभी मिलके भी कई किसानों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे जो ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जाता है, किसान बिल्कुल हंसी मजाक उड़ाएंगे हम सब की। एक तो हमारी समस्या अलग है और आप कहाँ से मेडिटेशन लेके आए, मेडिटेशन से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलने वाला है। परंतु जब हम उनकी समस्याओं को लेके जाते हैं तो किसान तुरंत तैयार हो जाता है। अब वो किसानों की समस्याएं क्या है,
वो पहले सोचना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम किसान हैं। हमारे जीवन में सबसे पहली समस्या है कि हमारा उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। हमें लेबर नहीं मिल रहे हैं, प्रकृति का सहयोग नहीं मिल रहा है। मोटी मोटी बातें बताएंगे तो 3-4 ही, बाकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसको सही भाव नहीं मिल रहा है। अगर ये 4 बातों का समाधान आपके द्वारा अगर होने वाला है तो किसान इसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। अगर हमारा ये किसानों का उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ेगा भी क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी शॉर्टेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खाद दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। और वही विधि अगर हम किसानों को समझाए कि कैसे हम घर में ही प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खाद बनाते हैं, जिसकी एक छोटी सी किताब कल आपको मिली होगी, उसमें कई सारी बातें लिखी है, कई सारी बातें अभी लिखना भी बाकी है। तो किसान सबसे ज़्यादा सोचता है कि यूरिया और DAP डाले बगैर हमारी खेती होती ही नहीं है। अभी लेटेस्ट इस 1-2 साल के अंदर हम लोग किसानों को ये बताते हैं कि हम लोग आपको नेचुरल यूरिया बनाने की विधि सिखाएंगे, हम लोग आपको नेचुरल DAP बनाने की विधि सिखाएंगे। अब यूरिया DAP का नाम आता है तो तुरंत कहते हैं कि बताओ कैसे बताना है। हम उसको विधि बताते हैं। विधि बताने के बाद कहते हैं कि ये जो खाद है, भौतिक खाद, प्राकृतिक संसाधन, ये केवल 50% ही काम करेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। और 50% आपका आत्मविश्वास काम करेगा। वो बोलता है आत्मविश्वास क्या काम करता है, तो हम लोगों को समझाते हैं कि कैसे एक समय खेती अच्छी होती थी और आज की समस्या क्या है। एक समय था जब किसान अपने घर के बीज बुआई करता था, हर बात में अपनी भावनाओं को अर्पित करता था। बीज बुआई से लेके फसल निकलने तक बीज की पूजा करता था, बैल की पूजा करता था, गाय की पूजा होती थी, गोबर की पूजा होती थी, हल की पूजा होती थी। फसल की पूजा होने के बाद कटाई करके जिन जिन का हिस्सा है वो सब बांटने के बाद बची हुई फसल घर में ले आता था। हर बात में उनकी भावना रूपी खाद वो ज़मीन को, फसल को अर्पित करता था, देता था। आज उसी खाद की कमी के कारण खेती में समस्याएं बढ़ रही है। अगर हम उनको भावना रूपी खाद देने की विधि उनको सिखाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सीधा आप कहेंगे बीज को सामने रखो, मेडिटेशन करो, बोला ये क्या विधि है, पर बोलो हमारे पूर्वज बीज की पूजा करते थे, हम आपको पूजा करने की विधि सिखाएंगे। ज़मीन की पूजा साल में एक बार होती है। हमारी मनीषा बहन ने हमको बताया कि साल में एक बार पूजा करते हो और साल भर उस धरती माँ को जहर खिलाते हो, कैसे आपकी धरती माँ आपकी पूजा को स्वीकार करेगी। उसी दिन से हमने तुरंत डाइवर्ट कर दिया अपने को कि पूजा करना बंद कर दिया, परंतु रोज़ 10 मिनट हम अपने धरती माँ को परमात्मा शक्तियों से चार्ज करते हैं। और उसके बाद हम जो भी खाद आदि बनाते हैं वो घर में बना के प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही बना के उसको यूज़ करते हैं, जिसमें खर्चा भी कम होता है और खाद भी गारंटेड होती है। तो ज़मीन को भी 10-15 मिनट योगदान देने की विधि हमें बतानी है। उसके बाद है जो भी खेती में फसल उगती है तो उसको भी आप मन से बातें करना सीखो। हम बताते हैं किसानों को, ये दुनिया में इतने सारे लोग अनेक वैरायटी प्रकार के अनेक प्रकार के बिजनेस करते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी परंपरागत पद्धतियों को भूला नहीं, केवल किसान को छोड़कर। एक साधारण चपरासी की नौकरी करने वाला भी अगर कोई होता है तो ऑफिस में जाके अपनी दीवार पे लगी हुई फ़ोटो को नमन करता है, फिर अपने कारोबार को शुरुआत करता है। कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है तो भी स्टीयरिंग पे हाथ रख के वो नमस्कार करता है और समझता है कि मेरी सफ़र अच्छी हो, फिर वो गाड़ी चलाने के लिए शुरुआत करता है। कोई व्यापारी होता है तो दुकान का ताला खोलने से पहले उस लोहे के ताले को नमन करता है और फिर दुकान खोल के अंदर जाता है, और दुकान बंद करता है तो भी आते समय वहाँ नमन होके फिर बाहर निकलता है। कोई डॉक्टर होता है तो भी OPD में पहले पेशेंट को बुलाने से पहले उनके यहाँ भी, जिसको हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, उनके यहाँ भी एक विष्णु चतुर्भुज कहो अथवा श्री गणेश जी की मूर्ति होती है, उनको नमन करता है, फिर पेशेंट को OPD में बुलाता है। अगर ये सब लोग अपने अपने इष्ट देवताओं को कहो या जिसे मानते उसको पहले प्रेयर करते या नमन होते, फिर अपने कारोबार को शुरुआत करते हैं, तो फिर क्यों न हम भी किसान
अपनी धरती माँ को नमन करके कहो या ध्यान में कुछ शुभ विचार करके अपने कारोबार को शुरुआत करें। भले नमन करने में आपको शर्म आती है तो कोई बात नहीं, मन से कहो, ये धरती माँ, आज मैं आपकी गोद में आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे हाथों से कोई अच्छा कर्म हो न हो, परंतु मेरे से कोई गलत कर्म न हो, इतनी तो शक्ति आप हमें दे दो। इतना मन से बातें करके परमात्मा की याद में भी अगर आप खेती में उतर जाओगे तो आपको खेती में जो भी कारोबार करना है उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम किसानों को समझाते जाएंगे, आप ही समझा सकते हैं और आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि आप में अंदर वो रूहानी आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है, वो सिंप्लिसिटी है। इसीलिए किसानों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई कृषि अधिकारी होता है और टॉप में सूट बूट टाई पहन के जाता है तो किसान पहले सोचता है आज मुझे इनसे क्या मिलने वाला है, कितनी सब्सिडी, किस विषय में लेके आए वो बताओ। वो केवल फिजिकली बातों को लोभ में उन कृषि विभाग की ओर देखता रहता है। परंतु जब हम ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हम जाते हैं तो हमारी बातें सुनने के लिए उनके कान प्यासे हैं। इसीलिए हम अपनी विधिवत अपनी अवस्था को लेके परमात्मा की याद में जाएंगे और उनकी समस्या को लेके जाएंगे तो वो लोग तुरंत हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। पहले तो कुछ बातें आप उनको सिंपली बताओ कि हम आपको नेचुरल यूरिया बताते हैं, वो कैसी विधि आप किताब में देखो या कहीं अभी इस बताए, उतना बताने का टाइम नहीं अभी, और वो विधि बताएंगे। छोटा सा हमारी संगीता बहन यहाँ बैठे सभा में, कोल्हापुर में उन्हें कितनी नहीं अभी चली गई बाहर शायद, तो उन्होंने कोल्हापुर में जब पाठशाला 5-6 गीता पाठशाला उन्होंने खोली। बस हम जो फसल की कीट पेस्ट कंट्रोल के लिए दवाई बनाते हैं वो दवाई उन्होंने सेंटर पे बना के रखी, और किसानों को जब बैंगन के ऊपर भिंडी के ऊपर कीड़े आते थे तो केमिकल वाली जो दवाई जहरीली होते उससे रिजल्ट नहीं मिलते थे। तो संगीता बहन ने कहा कि हमने जो दवाई बनाया आप उसको लेके देखिए, उसकी रिज़ल्ट आपको मिलेगी। वो बहन डेली 30 दिन तक उसको लगातार उसको घोलते हुए सकाश देते हुए उन्होंने 1-1 लीटर किसानों को बांटा था। जब रिज़ल्ट मिली तो किसान तुरंत वापस मांगने के लिए आए, तो दीदी ने कंडीशन डाली 3 दिन 1 घंटा समय दोगे तो हम आपको दवाई फ्री में देंगे। अब 3 दिन का कोर्स करने के बाद फिर दवाई मांगने लगे, तो भाई मैं कहाँ तक आपको सप्लाई करती रहूँगी, मैं जो पत्ते बताता हूँ उसको लेके आइए, आप ही बनाइए और आपको विधि सिखाएंगे योग करने की। इस प्रकार से उन्होंने अभी 4-5 पाठशालाएँ खोली है। बस पहले फिजिकली जाना है। हम सब ने लक्ष्य रखा है कि सतयुग में हमें देवता बनना है, बाबा आया है, अब ये कलयुग तुरंत समाप्ति की ओर जा रहा है। पता नहीं भौतिक बातें क्या क्या चल रही दुनिया में और कब वो समय हमारे पास आएगा पता नहीं। और उससे पहले हमारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, वो है सब तक बाबा का पैगाम देना, और वो अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो सतयुग में हम देवता बनने के लायक पता नहीं कहाँ तक रह सकते हैं। तो वो बोझ हमें उतारना है, और इसके लिए सबसे पहले हमें योगी बनना है, हमें अपनी अवस्था बनाना है, खुद को एक मॉडल बनाना है, और फिर हम दूसरों को मॉडल बनाने के लिए प्रेरणा लेनी है। अभी भौतिक बातों में ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम अपनी तरफ अटेंशन देंगे और किसानों तक पहुँचेंगे कि प्यार से उनकी बातें करेंगे तो मानता है। अब ऐसे मॉडल में हमें क्या क्या रखना है और दुनिया की समस्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, जो भी किसान योगी खेती करेगा उनको प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से बनी हुई ही चीज़ें ही यूज़ करना है, चाहे वो घर में बनी हुई होगी या मार्केट से खरीदी हुई होगी। ज़्यादा करके हमें मार्केट से किसी भी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं करनी है। आप अपनी मर्जी से कर सकते तो भले करो, परंतु मॉडल जो बनाते हो उसमें खुद ही प्राकृतिक संसाधनों से बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करना है। योगी खेती कोई करना चाहते, केवल खेती करना चाहते हैं तो बाहर से खाद खरीद सकता है, ऑर्गेनिक खाद, परंतु मॉडल जहाँ बनता है वहाँ सारा दिखाई देना चाहिए कि किसान खुद कैसे नेचुरल यूरिया बनाता है, कैसे नेचुरल डीएपी बनाता है। ये सारी विधि उनको वहाँ देखने के लिए रखनी पड़ती है। किसान सुनने से नहीं मानता है, देखने से ज़्यादा मानता है, इसीलिए वो मॉडल में अपने पास होना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात, अगर हो सके पॉसिबल तो उनके यहाँ गाय का तबेला होना ज़रूरी है। और वो गाय के लिए भी जैसे अभी नया कानून निकला है, नई मिनिस्ट्री निकली है, कामधेनु मिनिस्ट्री, उनके एक रूल बना हुआ है कि उसमें गाय को फ्री में छोड़ना है, बांध के नहीं रखना है। बांध के रखना कानून के खिलाफ है। अगर हो सके तो ये विधि अपनाए, नहीं तो फिर उस अपनी विधि से पहले जैसे भी बांध के रखते तो भी चलेगा। कंपल्शन नहीं करना है, क्योंकि अब ये कलयुग ज़्यादा समय नहीं रहेगा। यहाँ हमें मॉडल बनाने का मतलब है कि अनेकों को संदेश देने के लिए हमें मॉडल बनाना है। बाकी यहाँ मॉडल बनेगा, ये बच जाएगा, यही सतयुग में आएगा, ये बातें नहीं होगी। परंतु मॉडल किसे कहते हैं? एक आदर्श गौपालन कैसे होता है,
एक आदर्श खेती कैसे होते, जब किसान देखेगा तब वो करेगा। और उसकी सफलता का राज हमें ये बताना है कि उन्होंने केवल 50% ही भौतिक बातों को यूज़ किया है, बाकी उनका मनोबल जो है, मन की शक्ति जो है, वो बीज की अंकुरण कर रहे हैं, वो फसल को अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, फसल की ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उनका मनोबल काम कर रहा है। ये उनमें उनको सिखाना है। जो कल बातें सारी आपने सीखी कि कल कैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या सिद्ध किया है, और जो भी बातें सीड जर्मिनेशन के लिए उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में जो प्रयोग हुए हैं, वो भी आपके बुद्धि में होना ज़रूरी है कि मेडिटेशन से क्या क्या होता है। उनके खेती में सबसे पहला एक छोटा सा बाबा का कमरा होना ज़रूरी है, और वहाँ पे अपनी जो कल आपको जिग्नेश भाई ने 5 चित्र दिखाए हैं आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का, जिससे हम खेती की बातें बताते हैं, वो 5 चित्रों का लगा के रखना जरूरी है वहाँ पे। क्योंकि किसान जब भी आपके पास आएंगे, नए किसान, तो उनको ये आवश्यक बताना होता है कि आत्मा का और खेती का क्या कनेक्शन है। कल जिग्नेश भाई ने आपको बताया होगा कि जब हम खुद को आत्मा, जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा है कि मन की विचारों का असर फसल पर होता है। अगर मन के विचारों का असर फसल पर होता है तो मन क्या चीज़ है? मन आत्मा की एक शक्ति है। वहाँ पे हम उनको आत्मा का परिचय दे सकते हैं। दूसरी बात है, ध्यान के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है। सकारात्मक विचारों के प्रवाह जब हम फसल को देते हैं तो उसकी रिजल्ट अच्छी मिलती है। अब ध्यान में किसको याद करना है? परमात्मा को। तो परमात्मा का परिचय भी आप सब अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन एक बात उनमें आप याद रखें, जो साइंटिफिकली बताया, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल उसमें दिया है, वो भी आपको बताना आवश्यक है। ताकि किसान आज कहता है कि पता नहीं कितने भगवान इस दुनिया में आ गए हैं, हर एक कहता है मुझ में भगवान आया है, मुझ में भगवान आया है, वो सत्य रूप को नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए आइंस्टाइन ने जिस निराकार को साइंटिफिक रूप पे सिद्ध किया है, उस हिसाब से भी आप उनको बता सकते हैं। तो ये 5 चित्रों के माध्यम से बताने के लिए अपनी उस झोपड़ी में 5 चित्रों का लगाना भी बहुत आवश्यक है। पहले हो गई गौशाला, दूसरी वही झोपड़ी की बात। इसमें ज़्यादा कंपल्शन मत कीजिए। आप झोपड़ी का अगर कंपल्शन करेंगे तो चलेगा, परंतु गौशाला के बारे में आप कंपल्शन, जहाँ अपना मॉडल होता है वहाँ 1-2 गाय भी होगी तो भी चलेगा, परंतु कंपल्शन करते रहेंगे तो उसमें टाइम बहुत निकल जाएगा, और टाइम निकलेगा तो हमारा किसानों को परिचय देने के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसलिए जितना जितना सहयोग मिलता है उतना करते जाना है, कंपल्शन किसी भी बात में मत कीजिए। तीसरी बात है, हमारे खेत के चारों तरफ हमें पौधों का लगाना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। वो लोग रास्ते के नज़दीक या तो ऐसे कहीं खाली जगह पे वो लोग पौधे हर साल उसी खड्डे में वही पौधा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु किसान एक बार अपने मेड़ के ऊपर पौधे लगाता है तो पौधे सारे जिंदा रहते हैं, और उसी से पर्यावरण सुरक्षा को बचाने के लिए अथवा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ये पौधे बहुत ही मददगार बनने वाले हैं। इससे कई सारे बेनिफिट्स है। इस पेड़ पौधों के ऊपर कई सारे मित्र पंछी आके बैठते हैं, और वो खेती में लगातार दिन रात सुबह शाम सब कुछ अपनी कीटों को ख़त्म करने के लिए सेवाएं देते रहते हैं। पेड़ पे बैठते खेती में कोई कीट दिखाई देती है तो ऊपर से आके उन कीटकों को खा के अपना पेट भर लेती है। जितने भी पंछी हैं उसमें से करीब 95% पंछी मांसाहारी होते हैं, और वो खेत में आने वाले कीटकों को खा के ख़त्म कर देते हैं। तीसरी बात है, अभी पानी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है। परंतु उस ज़मीन के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी का स्टॉक जो है कम होता जा रहा है। उस पानी के स्टॉक को अगर बढ़ाना है तो हमें प्राकृतिक खेती के अलावा और कोई भी पर्याय नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, कई लोग जेसीबी से खड्डे खोद रहे हैं, नाले लगा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर ये सब प्रकृति की खिलवाड़ है। ऐसा ट्रेनिंग कभी किसी को मत देना, आपके खाते में भी बोझ आ जाएगा। आप केवल इतना ही करो कि बस किसान आप प्राकृतिक खेती करो। जब प्राकृतिक खेती करना शुरू होती है तब ज़मीन के अंदर इतने केंचुए पैदा होते हैं, नेचुरली दिन रात वो लगातार 25 से 30 बार ऊपर नीचे करते, 3 फीट नीचे तक ऊपर जाते हैं, और ज़मीन को इतने सुराख पैदा करते हैं, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर ज़मीन में जगह पे उतर जाता है। अगर इसमें भी कभी बारिश ज़्यादा होती है तो बह के जाती है और हमारे मेड़ के पौधों के पास वो पानी रुक जाता है, और इसमें से बच के जो जाने वाला पानी है उसको समुद्र तक पहुंचाना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि समुद्र के अंदर भी कई लोग मीठे पानी के ऊपर जीने वाली मछली होते हैं, कई जगह खारे पानी पे जीने वाली मछली होते हैं, उनको भी मारने का पाप नहीं लेना है। इसलिए बचा हुआ पानी समुद्र तक भी जाना है। सब पानी को रोकने का प्रयास करेंगे तो भी गलत काम हो जाएगा। हमारा फर्ज इतना, ये काम हमें नहीं करना है, ये सब भगवान ने अपनी रचना बना के रखी है। जहाँ से हमने उस रचना को तोड़ा है उसमें केवल सुधार करना है, और वो है हमारे ज़मीन के अंदर केंचुओं का रहना आवश्यक है।
और केंचुओं को अगर ज़मीन के अंदर बढ़ाना है तो प्राकृतिक खेती करना सीखिए। उसमें जो भी विधि कल आपने सीखी, जिसमें मल्चिंग मेथड है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और जो बातें हैं वो सब आपको यूज़ करने के लिए प्रेरणा देनी है। ग्रीन मैन्यूरी है, बाकी सब बातें। अब इससे पानी की बचत भी हो जाएगी, ज़मीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। अब सरकार इस बात का प्रयास करे कि जो भी पानी है वो पीने लायक कैसे बने, इसने लिए कई सारी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ लगाने का काम कर रहे हैं, परंतु वो संभव है। आगे चल के समझो बिजली भी चली गई तो क्या उनका ये प्रोजेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। अब पानी को मीठा करने का काम भगवान ने ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो टीडीएस काम करने का बैक्टीरिया जो होते हैं ज़मीन के अंदर वो अलग है, जिसको साइट्रिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। वो पानी के अंदर का जो टीडीएस होता है बहुत कम करते हैं, और वही पानी जब ज़मीन के अंदर पनपता है तो ज़मीन के अंदर का पानी मीठा बन जाता है, पीने लायक बनता है। ये प्राकृतिक चीज़ों को हमें किसानों को सिखाते जाना है तब, और इसकी रिजल्ट जब दिखाई देगी तब सरकार हमारी बातों के मानेगी कि हाँ, ब्रह्मा कुमार ने सचमुच सभी समस्याओं का समाधान करने वाला एक मॉडल खड़ा किया है। अगर हर जगह ऐसा मॉडल तैयार हो जाएगा तो कितना जल्दी ही भारत स्वर्ग बन जाएगा। हम फिजिकल बातों में जितना जाते हैं उतना फंसते जाते हैं। भगवान भी बार बार इशारा दे रहे हैं कि अपनी विस्तार को समेट लो, और हम लोग विस्तार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कई श्रीमत का उल्लंघन करने जा रहे हैं। इसीलिए विस्तार को सार में लाने के लिए केवल किसानों के एक प्यार से मीठी मीठी बातें बोलो, वो तुरंत आपकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम अपने खेती में एक अच्छा सा छोटा सा एक घना जंगल बना दिया है। आप किसानों को इसकी भी प्रेरणा दे दीजिए कि आपके पास भले 10 एकड़ है, उसमें 5000 स्क्वायर फुट एरिया में आप अपना एक छोटा सा घना जंगल बनाइए। उसका महत्व आप उनको समझाइए कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि घने जंगल में कई सारे पंछी प्राणी आके रहते हैं और इसमें बायोडाइवर्सिटी, जिसको जैव विविधता कहते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। अगर ये जैव विविधता बढ़ती है तभी खेती करना संभव है। जैव विविधता के बिना कोई भी नेचुरल फार्मिंग कहो या केमिकल वाली खेती कहो करना संभव नहीं है। इसमें मधुमक्खी के घोंसले होते हैं, इसमें चिड़ियों के घोंसले होते हैं, और ये लगातार काम करते रहते हैं। सरकार कौन कौन से अभियान निकाल रही है, देखो उनका समाधान हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे मॉडल हमें बनाना है। कभी सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान निकालने के लिए प्रयास किया। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, किसान अगर यूज़ करेगा तो उसको सॉइल हेल्थ कार्ड निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्व जो होता है वो करीब 1.5 से 2% तक बढ़ता है। कल इसकी विस्तार की बातें हुई होगी। सॉइल की डेफिनेशन होती है, उसमें 5% ऑर्गेनिक कार्बन होना आवश्यक है, और आज के समय वो ऑर्गेनिक कार्बन केवल 0.3 से 0.5% इतना कम हो गया है, 10% कम हो गया है। इसी कारण ज़मीन जिंदा नहीं है, और इसी कारण ज़मीन के अंदर केंचुए बैक्टीरिया सब खत्म होते जा रहे हैं, और यहाँ से समस्या शुरू हो गई। अगर हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्व बढ़ता जाएगा तो कई सारे जीवाणु बढ़ते जाएंगे, और जब ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ज़मीन शक्तिशाली होगी तो पौधे शक्तिशाली होंगे, पौधे शक्तिशाली होंगे तो हमें दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये सारी समस्याओं का एक लिंक बनी हुई है, और ये सब कौन कर सकता है? एक योगी किसान के अलावा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अभी किसानों का मनोबल बहुत डाउन हो गया है। उनको क्या करे क्या नहीं करे समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, और इसीलिए वो मूंझता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मूंझता जा रहा है। कभी कोई कहता है गोबर की खाद कोई यूज़ करो, कभी कोई कहता है ये कंपनी की खाद यूज़ करो। अब आप उनको प्राकृतिक संसाधन बताएंगे और उसको रिज़ल्ट देंगे तो उसकी रिज़ल्ट उनको अच्छी मिलेगी। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पहले फिजिकल बातें उनको बताएंगे। हमारे महाराष्ट्र में मराठी में एक मन है, आदि पोटोबा मग विठोबा। पहले पेट पूजा होती है, फिर भगवान की पूजा होती है। अगर उनको पेट के खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो आपका ध्यान लेके वो क्या करेगा? ध्यान से क्या बेनिफिट मिलेगा? उनका मन ही ठीक नहीं, बार बार पेट भरने के लिए वो खाना कब मिलेगा यही सोच रहा है, और ऐसी बातों में वो ध्यान नहीं सीखेगा। इसीलिए पहले उनको जो फिजिकल बातें हैं, प्राकृतिक संसाधन, वो सीखिए। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जब वो योगी बन जाएगा तब उनको एक ध्यान कक्ष बनाने के लिए प्रेरणा दीजिए, और जो गाय का तबेला होता है वहाँ सारी प्राकृतिक संसाधन बनाने वाला जो एक डेमो होता है वो डेमो वहाँ पे रखना आवश्यक होता है। तो ये 4-5 बातें जो है वही मॉडल में होती है, और इससे बेस्ट अगर कोई मॉडल आपको बनाना है तो एक अच्छा योगी किसान बना के दिखाए, ये सबसे बड़ा मॉडल होगा। क्योंकि जब तक ये योगी किसान अपने चाल चलन से, चेहरे से दिखाई नहीं देगा तब तक हम प्रत्यक्ष मॉडल नहीं बना सकते हैं, और ये सब आप ही कर सकते हैं। क्योंकि आज जो किसान आपके सामने बोल रहा है उसको बनाने वाले भी हमारी मनीषा बहन आपकी सभा में आपके जैसे ही साधारण थी,
परंतु इन्होंने हमके बहुत प्रेरणा दे के टोक टोक के हमारे खेती में आके कई बार उन्होंने मेडिटेशन के लिए आए थे। जब भी समस्या आती थी हमारे अंदर वो नई ताकत थी। हम लोग घर में बैठ के प्रकृति में रहने वाले, संसार करने वाले लोगों में भगवान की शक्ति को खींचने की ताकत बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में संसार को चलाना होता है, बच्चों की पालना करनी होती है, घर में खाने पीने की सुविधाएं करनी होती है। वो आपके पास इतनी चिंता नहीं है, इसीलिए आप भगवान को आराम से खींच सकते हैं। और जब किसान की समस्या आती है तो उनके खेती में जाके 10-15 मिनट आप योग करते हैं तो भगवान ने सीधा अव्यक्तवाणी में कहा है, जहाँ आपके चरण छुएंगे वहाँ सब कुछ समस्या समाप्त होगी। तो आप अपनी को साधारण मत समझिए, आपके अंदर जो विशेषता है अभी वो इंतज़ार कर रहा है, ना ही नीचे आने के लिए उनको कोई जगह है, ना ही ऊपर जाने के लिए दरवाज़ा खुल रहा है, बीच में लटक पड़ा है। अब उसको आपके द्वारा ही कुछ काम करवाना चाहता है हो। इसीलिए आप अपनी विशेषता को जान के किसानों तक पहुंच जाइए, वो आपसे बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये है अपना योगिक खेती का मॉडल, आप ऐसे बनाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। कई जगह कल आपको बद्रीनाथ भाई ने बताया होगा कि कैसे कृषि अधिकारियों के द्वारा सरकार की ओर से भी पहुंचना है। बहुत अच्छी एक पद्धति है वो, उसमें भी विधिवत जाइए। पहले जो कृषि अधिकारी होते हैं उनके पास जाके कभी आप उनको माउंट आबू का निमंत्रण दीजिए, या कभी उनको जो भी आपने सुना है उसमें छोटी छोटी बातें दे के योगिक खेती का किताब उनको सौगात दीजिए। साथ में कुछ टोली देना मत भूलिए, क्योंकि टोली बहुत बड़े काम करते हैं। तो जब देते हैं तो जब टोली खाएगा तो बाद में उनका पढ़ने का मन होगा, और जब पढ़ता है तो कुछ आ रही है तो सारी चीज़ें हमें किसानों को समझाना चाहिए। अगर हमारे बजाय किसान तो हमारा मानता नहीं, अगर ब्रह्मा कुमारी बहनें उनको बताएगी तो और अच्छा होगा। इसलिए वो आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है, पूरे भारत में जहाँ पे भी जाओ आप, सरकार के अधिकारियों का सुनने के लिए किसान बिल्कुल रेडी नहीं है। वो केवल उनकी तरफ एक ही नज़र से देखता है कि मुझे इनसे कुछ फिजिकल मिलने वाला है तो ले लेता हूँ। लेकिन जब आपके थ्रू जाता है तो आपके पास जो लोग आते हैं ना, वो आपके पास किसानों को इकट्ठा करने की भी ताकत है, क्योंकि आपका वोरा ही इतना सा, और वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं। अभी हमारे द्वारा काम करने वाला वो बैठा है, वो सब करवा के ले रहा है। इसीलिए निमित्त मात्र उनकी याद में जाए तो किसान आपके पास आएंगे। कुछ किसानों को आप बताने का प्रयास कीजिए, उनको रोज़ पहले दिन ये मत बताइए कि रोज़ 1 घंटा 7 दिन आना ही है, पहले इतना ही बताइए। बस 10-10 मिनट आप 3 दिन आओगे ना तो भी ठीक है। तो 10 मिनट के बजाय आप 1 घंटा लोगे तो कोई नहीं रोकेगा बीच में आपको। भाई आप पहले दिन ही बताएंगे 7 दिन आना पड़ेगा, रोज़ 1 घंटा देना पड़ेगा, नहीं। कुछ किसानों को उसका टाइम ले लो। आज जैसे आए हो ना, इतना टाइम हम आपका नहीं लेंगे, कल आप थोड़ा टाइम लेंगे, आप आइए। तो उस दिन आत्मा का परिचय दे, परमात्मा का दो, फिर सृष्टि चक्र 3 दिनों में ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको योगिक खेती डिटेल में सीखनी है ना तो कल और एक बार आइए। फिर उसमें आप उनको सत्संग का महत्व बताइए, योगिक खेती की जो और बातें वो सिखाइए। और उसके बाद वो अगर उनको तीर लग गया तो बाबा का बन जाता है। हम भी उसी में से एक तीर लगने वाले हैं। तो ये जो बाबा ने इसका है ना, मेरे अभी कई सारे छिपे हुए रतन इस दुनिया में बैठे, उसको ढूंढ को निकालना है। तो जिसको जैसा तीर लगाना है वो सब बाबा का काम है, हमें केवल निमित्त बन के उनके पास पहुंचना है। सरकार यंत्रणा को भी यूज़ करो, अपने हिसाब से भी अपने कोई बीके भाई होते हैं या कोई माता बहन होती है, उनके खेत में मॉडल बनाने का प्रयास कीजिए। मैं 2 जगह गया था, मुझे ऐसे सुनने में मिला, कई सेंटर की समर्पित बहनें कहती है हमारे यहाँ कोई भाई तैयार नहीं होते, हम खुद ज़मीन लेंगे और फिर मॉडल बना के दिखाएंगे। मैं कहता हूँ इस झंझट में मत जाइए आप। हम आपके जितने भी आपके अंदर किसान है ना, वो सब ज़मीन आपके ही नाम के है, समझ लो आप, सब अपनी ही ज़मीन है। पर ज़मीन लेंगे फिर करेंगे क्या, उतना टाइम अपने पास है? देखो हिमाचल में कितनी सारी ज़मीन, सुपीक ज़मीन बहके जा रही है, ऐसा समय हमारे पास कब आने वाला है पता नहीं। लेकिन जो भी भावना वाला किसान है, बीके उसको पकड़ ले। बस आधा एकड़ खेती में हम ऐसा एक अच्छा मॉडल बनाना चाहते हैं। उसको पहले 2-3 मास के अंदर रिजल्ट दिखाइए, आप पूरा जी जान लगा के उसको योगदान दीजिए। फिर उसके रिजल्ट को देख के वो कहता है नहीं दीदी हम पूरे खेत में करेंगे, खर्चा भी कम है, थोड़ी उपज भी अच्छी है और खाने के लिए भी टेस्टी है, पूरी खेती में करेंगे। ये मॉडल बनाना कोई 1-2 दिन की जादुई वाली बात नहीं है। अगर हो सके उसको करवाना है तो वो कर भी सकता है, परंतु हमें छोटी छोटी बातों के लेके अगर करना शुरू करेंगे तो हमें उसमें पूरी सफलता मिलने वाली है। आप सभी का आज घूमने का दिन है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने अपने खेती में मॉडल बनाया है। मैंने एक 3-4 मिनट का अपने खेती का वीडियो भी बना के लाया था, कल शायद दिखाया भी होगा, जिग्नेश भाई ने दिखाया वीडियो अपने खेती का, मॉडल की खेती का। चंद आप दिखा सकते हैं भाई सब कुछ? हाँ जी, मैं आपको भेज देता हूँ, ये लिंक वाला है, लिंक बनाई उसकी। हाँ, तो कैसे जो जो बातें मैंने अभी बनाई ना वो सारी इसमें रखी हुई है बातें। बस
4 मिनट का है केवल, ज़्यादा नहीं बना, क्योंकि आजकल लोग है ना ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, टाइम नहीं देना चाहते। आप लंबा 8-10 मिनट का 10 मिनट का बनाओगे ना तो भी टाइम नहीं है। हाँ, ये ब्रह्मा कुमारियों को कोई काम नहीं होगा, बनाए चलो चलने दो, उनका ओम शांति का है, वो अपने लिए ऐसे नहीं समझते, ओम शांति वालों का ऐसे समझते हैं। वैसे अब इसी में दिखाएंगे, व्हाट्सअप करो। दिया है वैसे। ये है शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल। ये हमारी प्राकृतिक खेती है। इसी के साथ पर्यावरण सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी और बारिश का बह के जाने वाले पानी को रोकने के लिए हमने इस प्रकार से मेड़ के ऊपर सारे जंगली वृक्ष, फलों के वृक्ष लगाए हैं। इससे भी खेत से बाहर निकलने वाला पानी रुक जाता है और जैव विविधता भी बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षा भी होती है। इसलिए किसानों को अपने मेड़ के ऊपर इस प्रकार से वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये गन्ने की दोबारा ली जाने वाली क्रॉप है। एक बार कटाई की है जिसका गुड़ बनाया है, और जो कटाई गन्ने करते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हमने बीच में यहाँ इस प्रकार से मल्चिंग किया है। मल्चिंग करने से पानी बहुत कम लगता है, पानी की बाप कम होती है, खरपतवार कम आती है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है इससे। ज़मीन का ऑर्गेनिक कर बढ़ता है, ज़मीन में केंचुए होते हैं, बैक्टीरियल काउंट बढ़ता है, और इससे ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। कितनी भी ज़ोर से अगर बारिश आएगी तो भी पानी बह के नहीं जाता है, सारा पानी ज़मीन के अंदर उतरता है। इसीलिए बेस्ट मेथड ये है कि अगर ज़मीन के अंदर वाटर लेवल बढ़ानी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के साथ आच्छादन होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन में हमने गन्ने का वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और बीच वाली लाइन में हमने ये ग्रीन मैन्यूरी किया इस प्रकार से। तो ये ग्रीन मैन्यूरी अभी कटाई के लिए आई है, इसको काट के मल्चिंग करेंगे। और ये काट के मल्चिंग करने से भी एक तो आच्छादन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सारे बेनिफिट्स इसमें आ जाते हैं। और दूसरी बात है इसकी जो रूट्स ज़मीन में रहते हैं, इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए गन्ने की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब ये है प्राकृतिक खेती का तरीका है, और इस विधि से अगर हम खेती करते हैं तो जल जन अभियान जो चल रहा है उसमें किसानों का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि किसान जब सभी इस प्रकार से खेती करेंगे तो करीब 70 से 80% पानी को बचाने की जो सेवा है वो किसान के माध्यम से हो सकते हैं। बाकी जो भी विधियां हैं जिसमें हम नल पुनर्भरण है, कुआं पुनर्भरण है, या टपक सिस्टम वाली पद्धत है, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, पर मेन विधि है ये प्राकृतिक खेती के साथ मल्चिंग करके जो हम बारिश का पानी जमीन के अंदर उतारते हैं। इस विधि से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। इसमें हमने अभी ये बीच वाला ग्रीन मैन्यूर है उसको काट के मल्चिंग किया है, और मल्चिंग के बाद इसमें नीचे से फ्लड से पानी दिया है, क्योंकि ये काटा हुआ ग्रीन मैन्यूर ज़मीन को चिपक के बैठे। और कंपोस्टिंग के बाद जो ह्यूमस बनता है वो जो नज़दीक गन्ने की खड़ी क्रॉप है उसके लिए माँ के दूध के बराबर होता है, और गन्ने की क्रॉप बहुत अच्छी बढ़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन मैन्यूर है, अब इसमें जो हम आपको इसकी जड़ें काट के दिखाएंगे तो इसमें जो है ना ये जड़ों के ऊपर कुछ गांठें दिखाई देती है। यहाँ पे अभी आपको ये
गांठें दिखाई दे रही है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करती है। और इस प्रकार से ज़मीन में अगर नाइट्रोजन बढ़ता है तो हमें यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसी गांठें बड़ी बड़ी हो गई है। थोड़ा गर्मियों के दिनों में कम गांठें होती है, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम ये बहुत अच्छा करती है। इस प्रकार से काट के आच्छादन करने से, और इसकी रूट्स जब ज़मीन में रहती है तो इसको ज़मीन में कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ती है, और जब ये रूट्स ज़मीन में कंपोस्ट होते हैं तो उसका कार्बन हवा में घुलता नहीं है, ये फिक्स रहता है ज़मीन में। इसलिए कितना भी टेम्परेचर बढ़े तो भी ये खड़ी क्रॉप के ही ग्रोथ के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से ग्रीन मैन्योर काट के ही आच्छादन करना बहुत आवश्यक है। अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री बना दिया है, जिसमें सभी प्रकार के जंगली वृक्ष है, फलों के वृक्ष है, आम का है, और बीच में हमने यहाँ जो गन्ने की क्रॉप थी वो निकालने के बाद हमने यहाँ गेहूँ की क्रॉप ली है। ये अभी कुछ बाली पकने वाले, इसलिए यहाँ गेहूँ खड़ा है, और गन्ने के पत्ते जो है इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर आच्छादित किए गए हैं। और इसमें सभी प्रकार के पौधे लगाए हैं, बड़े बड़े भी हो गए, ड्रम स्टिक है, पपीता है, और कुछ जंगली पौधे, चीकू है। तो इस प्रकार से एक घना जंगल बनाने से यहाँ पे बायोडायवर्सिटी की पालना होती है। इसमें कई सारे मधुमक्खियों के छाते भी है, चिड़ियों के घोंसले भी है, ये सब यहाँ रहते हैं, और बायोडायवर्सिटी की पालना बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ गन्ने की जो क्रॉप है वो भी इसी खेती में लिया है, जो अभी पौधे बहुत बढ़ने वाले हैं। सामने आपको सीताफल के सारे पौधे दिख रहे हैं, इसी में बीच में गन्ना भी किया है। इस तरफ आपको आम का है, ड्रम स्टिक है, रामफल का है, बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक पौधे बड़े होते हैं तब तक इनर क्रॉप भी ले रहे हैं। और जो गन्ने के बीच में हमने इस प्रकार से वेस्ट मटेरियल का आच्छादन किया है। ड्रिप सिस्टम तो नहीं है, परंतु फ्लड इरिगेशन मास में एक बार कर रहे हैं। तो ये मास में एक बार करते हुए भी पानी की बहुत कमी लगती है और क्रॉप बहुत अच्छी आ रही है। तो इस प्रकार से हम जल की भी बचत कर सकते हैं, ज़मीन की भी सुरक्षा होती है, और पर्यावरण, जैव विविधता, सब प्रकार की पालना यहाँ प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। ओम शांति। इस प्रकार से एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए प्रेरणा दीजिए। यहाँ पे मेरी 30,000 स्क्वायर फुट जो ज़मीन है उसमें सभी प्रकार के फ्रूट्स के पौधे हमने लगाए, 4-4 पौधे आमने सामने लगाए, ताकि परागीकरण भी हो, फल भी अच्छा मिले। जिसमें जितने भी मतलब भारत में जितने सारे फल के पौधे मिलते हैं वो सभी लगाने का प्रयास हमने किया है, ताकि हर सीज़न में। अभी ये मॉडल इसलिए बन रहा है, बाबा का कुछ अलग प्लान भी होगा इसके पीछे, क्योंकि आने वाले समय में जब पानी नहीं होगा, अनाज नहीं मिलेगा, तो ऐसे समय में ये ड्राईलैंड एरिया वाली जो भी फल के पौधे उसमें एक एक फल भी आएगा, तो भी खा के कहीं ना कहीं हम लोगों को सकाश या मुक्ति जीवनमत्ति का वर्षा देने के लिए इस शरीर की केयर कर सकते हैं। उस हिसाब से बाबा ने शायद मॉडल बनाने की प्रेरणा दी होगी, तो हमने उस हिसाब से लगाए। उसमें सारे ड्राईलैंड के हैं। मैंने करोंदा वो भी वैरायटी लाई। बाबा कहता है ना, सतयुग में ऐसे फल होंगे जिसमें वो जो रसीलेदार होंगे। अब करोंदा कहेंगे तो करोंदा कितना होता है, इतना छोटा सा ही होता है ना करोंदा। मेरे खेत में जो करौंदा मिला है वो 11 से 15 ग्राम तक इतने बड़े बड़े करौंदे लग रहे हैं। वैरायटी है और टेस्ट भी उसकी इतनी अच्छी है, पर करौंदा के लिए एक बूंद भी पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो तो पहाड़ी पे आते हैं ऐसे फल। और बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में जब बेगरी पाठ चल रहा था तो सभी अपने बच्चों को लेके पहाड़ी पे गए थे, वहाँ जामुन और करौंदा खिलाया था। तो ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे आप अपने खेती में, अमरूद है, सीताफल है, ड्राईलैंड वाले लगा के एक अच्छा मॉडल बनाने की प्रेरणा किसानों को दीजिए। और उसमें जाके कभी आप, उसका एक अलग साइंस है, वो कभी हम बाद में समझाएंगे। हर पौधों का एक अच्छा ओरा होता है अलग सा। मैंने इसके पीछे बड़े बड़े अभी 15 साल के पौधे मेरे पास है, जिसका पीपल का है, बरगद का है, नीम का है, करंज का है। वो एक 500-600 स्क्वायर फुट एरिया में बड़े बड़े पौधों का एक घना जंगल बना है, जिसके नीचे मैंने मेडिटेशन रूम बनाई है। और वहाँ पे नज़दीक 50 फीट दूरी पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हमारे सिटी का हॉस्पिटल बन गया है। तो कोरोना काल में जितने भी मरीज़ आते थे वो सब हॉस्पिटल में मरीज़ रहते थे, और उसके रिश्तेदार हमारे खेत में आके पेड़ के नीचे बैठ के रिलीफ लेते थे। वहाँ आज भी कई सारे लोग आते हैं जो ब्रीदिंग करने के लिए थे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते, ध्यान करते तो मनोविकृतियाँ ख़त्म होती है।
ऐसे कई सारे साइंस शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो इन सभी पौधों का एक अगर जंगल होगा और उसका एक अलग ओरा होता है, कभी हम भी जाके वहाँ ब्रीदिंग करेंगे या 5-10 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो हमारे हेल्थ भी लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्वार्थ, परमात्मा में स्वार्थ भी होता है और सब कुछ होता है, उस हिसाब से एक अच्छा सा मॉडल बनाने की प्रेरणा हम सब लेके यहाँ से जा रहे हैं। बस बाबा को आगे करो, हम जीवन सफलता तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, टाइम की सीमा भी है। ओम शांति।